हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग वेक्टर अलजेब्रा में नेक्स्ट लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि आज हम लोग एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 10.2 के प्रॉब्लम्स का डिस्कशन करेंगे। तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि मैंने पहला प्रॉब्लम लिखा हो। बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स हुए हैं अभी एनसीईआरटी के। मैं आपको कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स भी कराऊंगा, लेकिन जो हमारा मिनिमम रिक्वायरमेंट है एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स, उनको करने के बाद लास्ट में चैप्टर्स एंड होने के बाद में आपको बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में अभी तक आए हुए सारे क्वेश्चंस को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सारे क्वेश्चंस बैंक हम लोग बिहार बोर्ड के भी 10 साल का क्वेश्चन बैंक हम लोग कर लेंगे, सीबीएसई बोर्ड के भी 10 साल के क्वेश्चंस बैंक हम लोग कर लेंगे, जिससे आपको एक बार फिर से सारे चैप्टर्स का आइडिया लग जाएगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं पहले वाले से। ये सारे लोग करीब करीब बना लेंगे इस प्रॉब्लम को, लेकिन फिर भी हम लोग स्टार्ट यहीं से करते हैं। देखिए प्रॉब्लम में कहा जा रहा है कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ फॉलोइंग वेक्टर्स। ये 3 प्रॉब्लम है इसमें, पहला, दूसरा और तीसरा। इन तीनों ही वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमसे निकालने के लिए कहा जा रहा है। पहला में आप देखिए क्या है, तो वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। दिस इम्प्लाइज दैट अगर हमको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है और ये वेक्टर कौन सा फॉर्म है, कंपोनेंट फॉर्म में है। अगर हमसे पूछता कि इस कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट क्या है, तो हम बोलेंगे स्केलर कंपोनेंट है 1, 1 और 1, यानी आई कैप, जे कैप और के कैप का कोफिशिएंट्स। वेक्टर कंपोनेंट अगर इस वेक्टर का पूछता तो हम बोलेंगे आई कैप कॉमा जे कैप कॉमा के कैप इसका वेक्टर कंपोनेंट है। ये मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन रेशियो पूछता तो वही बताते हैं आई कैप, जे कैप और के कैप का कोफिशिएंट्स, यानी कि 1, 1, 1। डायरेक्शन कोसाइन क्या बताते, तो डायरेक्शन रेशियो को इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे, तो रूट अंडर आई के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर 3। सेकेंड प्रॉब्लम, वेक्टर बी इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 7j कैप माइनस 3k कैप। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। बहुत सिंपल है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49 और प्लस 3 का स्क्वायर 9। ये कितना हो गया, रूट अंडर 62 है ना। 49 और 9 कितना हो जाएगा, ये 58। तो 58 और 4 62, तो रूट अंडर 62 हमारा दूसरे वाले का आंसर हो गया। तीसरे वाले में अगर डायरेक्ट हम मैग्नीट्यूड ऑफ सी लिखें तो देखिए क्या हो जाएगा, रूट अंडर आई के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर। आई का कोफिशिएंट्स कितना है, 1 बाय रूट अंडर 3। जब हम 1 बाय रूट अंडर 3 को स्क्वायर करेंगे तो 1 बाय 3 प्लस ये भी हो जाएगा 1 बाई 3 और प्लस इसका भी स्क्वायर हो जाएगा 1 बाई 3। एलसीएम हो जाएगा 3, ऊपर भी 3, 3 बाई 3 1 और 1 का स्क्वायर रूट भी क्या हो जाएगा 1। यानी आप यहां से ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारा वेक्टर सी है वो यूनिट वेक्टर है। क्यों यूनिट वेक्टर है, क्योंकि इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1 आ गई। बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, सारे बच्चे इसको कर भी लिए होंगे, लेकिन क्या करें, मुझे तो सारे करने हैं क्योंकि मुझे नहीं पता चल रहा है यहां से कितने लोगों से हो गया है प्रॉब्लम और कितने लोगों से प्रॉब्लम नहीं हुआ है। तो मुझे सबको ध्यान में रख के चलना है। अगर आप बना लिए हैं तो वीडियो को आप देखते समय आप वीडियो के स्पीड को ज्यादा तेज करके भी आप देख सकते हैं, फास्ट करके। देखिए प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम एनसीईआरटी का है, राइट 2 डिफरेंट vectors having same magnitude अब देखिए आपको ऐसे अलग अलग वेक्टर लिखने हैं एग्जाम्पल जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो। मतलब क्या सेम नहीं हो, तो डायरेक्शन सेम नहीं हो, और आपको ये पता है कि डायरेक्शन अगर सेम नहीं है तो डायरेक्शन भी सेम होने के लिए क्या होगा कि आई कैप और जे कैप के कोफिशिएंट्स भी इक्वल होने चाहिए।
हम क्या करते हैं, किसी भी तरह का एक वेक्टर ले लेते हैं। लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू, जो आपको मर्जी हो वो आप लिख दीजिए। चलिए हम लिख दिए 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये ले लिया हम एक वेक्टर। एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू, अब दूसरा वेक्टर आपको कैसे लेना है वो आप समझिए। मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड में क्या आता है कि अंडर रूट आई कैप जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट्स के स्क्वायर का सम, यानी जो ये कोफिशिएंट होगा 2, -3 और 4, यही होना चाहिए वेक्टर बी में भी कोफिशिएंट। तो हम बस क्या करते हैं कि आई कैप जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट्स को आपस में बदल दीजिए आप। जैसे मान लीजिए हम यहां कर दिए -3i कैप प्लस जे के साथ कर दिए 4 को और के साथ कर दिए 2 को। तो आप क्लियरली बता सकते हैं कि सर ये दोनों वेक्टर इक्वल तो नहीं है, क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है कि दो वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में इक्वल तभी कहे जाएंगे जब उनमें आई कैप जे कैप और के कैप का कोफिशिएंट्स सेम हो। लेकिन यहां पर सेम नहीं है कोफिशिएंट्स, इसलिए इन दोनों ही वेक्टर को हम लोग इक्वल वेक्टर तो नहीं बोल सकते। अब बात आती है मैग्नीट्यूड की। तो आप क्लियरली अगर आप देखेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, या ऐसे आप देख लीजिए हियर करके, मैग्नीट्यूड ऑफ ए अगर कोई निकाले यहां पे तो 2 का स्क्वायर 4 -3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो गया √29। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी क्या हो जाएगा, तो -3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, तो √29। तो ये दो ऐसे वेक्टर हैं जिनके मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन ये दोनों डिफरेंट वेक्टर्स हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। क्यों डिफरेंट? क्योंकि इनका डायरेक्शन सेम नहीं है। डायरेक्शन सेम होने के लिए क्या होना चाहिए था, तो आई कैप जे कैप और के कैप का कोफिशिएंट्स इक्वल होना चाहिए था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 3rd नंबर प्रॉब्लम की तरफ। ये दिखाने की आपको जरूरत नहीं एग्जाम में, बस आप वेक्टर्स लिख देंगे तो हो गया काम। फिर आगे इसके बाद आप देखिए, राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स, राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। दो ऐसे वेक्टर आपको लिखने हैं जिनका डायरेक्शन सेम हो, है ना, यानी कि मैग्नीट्यूड दोनों का अलग अलग होना चाहिए, तभी ना हम बोल सकते हैं कि दोनों ही वेक्टर डिफरेंट होगा, लेकिन डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो देखिए बहुत ही सिंपल हम लोग एक एग्जांपल यहां पे ले लेते हैं। क्लियरली वेक्टर्स ऐसे लिखते हैं, AB and 6AB are two vectors having same direction but different magnitude। अब देखिए ये कैसे हम लिखें वो थोड़ा आप समझिएगा। प्रॉब्लम में आपको ये गिवन था कि वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो आप बताइए, मैंने अगर यहां पे एग्जांपल लिया है AB और 6 टाइम्स AB, तो इस वेक्टर का भी डायरेक्शन क्या है, तो पॉइंट A से पॉइंट B के तरफ, और इस वेक्टर का भी डायरेक्शन क्या है, तो पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ। यानी हम बोल सकते हैं कि दोनों ही वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, एक पॉइंट A से दूसरे पॉइंट B की तरफ। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड की हम बात करें तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का 6 टाइम्स है। यानी ये अगर 2 यूनिट इसका मान लेते हैं मैग्नीट्यूड है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 12 यूनिट। तो आप देख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड तो डिफरेंट है, लेकिन डायरेक्शन दोनों का A से B के ही तरफ है। तो क्लियरली हम लोग यहां पे बोल सकते हैं कि ये दोनों ऐसे दो वेक्टर हैं जिनके डायरेक्शन सेम है, लेकिन दोनों डिफरेंट वेक्टर्स हैं, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है। बात समझ में आ गई? ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ।
नंबर 4। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा, देखिए अब मैं सारे प्रॉब्लम्स चलिए लिख ही देता हूं। फाइंड वैल्यूज ऑफ x and y so that vectors 2i cap plus 3j cap and xi cap plus yj cap are equal। ठीक है ना। क्या कहा जा रहा है कि x और y का वैल्यू बताइए जिसके लिए ये दोनों ही वेक्टर आपस में इक्वल हों। तो पहले तो हम इन दोनों वेक्टर का कुछ नाम दे देते हैं। मान लेते हैं कि लेट वेक्टर a इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप एंड वेक्टर b इज इक्वल टू xi कैप प्लस yj कैप। दोनों ही वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में है। हमसे कहा जा रहा है कि x और y का क्या वैल्यू हो ताकि ये दोनों वेक्टर इक्वल हो जाए। तो हम यहां जानते हैं, मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट सीखते समय कि कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर तभी इक्वल होते हैं जब उनके i कैप और j कैप का कोफिशिएंट्स इक्वल होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं क्लियरली वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर b इफ x इज इक्वल टू 2 i कैप का कोफिशिएंट्स i कैप के इक्वल हो एंड y इज इक्वल टू 3। बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, आप देख पा रहे होंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं नंबर 5 प्रॉब्लम्स की तरफ। तो 5 नंबर प्रॉब्लम्स में आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट वेक्टर एंड स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर with initial point 2, 1 and terminal point -5, 7। चलिए इस प्रॉब्लम्स को पहले आप देखिए ध्यान से। हाँ, ये सारे आप सीखते समय, लेक्चर देखते समय एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स को आप अपने पास रखिएगा ताकि आपको पता चले कि सर कब कौन सा क्वेश्चंस बता रहे हैं। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, आप ध्यान से देखिए कि फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर विथ इनिशियल पॉइंट 2, 1 एंड टर्मिनल पॉइंट -5, 7। आपको क्या बताना है, तो एक वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट बताना है। उस वेक्टर का जिसका इनिशियल पॉइंट है ये 2, 1 एंड टर्मिनल पॉइंट है -5, 7। पहले हम इन पॉइंट्स को कुछ नाम दे देते हैं। मान लेते हैं कि लेट a 2, 1 एंड b -5, 7 be the given points। पॉइंट्स को हम नाम दे दिए। अब एक वेक्टर है जिसका इनिशियल पॉइंट हो गया a यानी कि 2, 1 और टर्मिनल पॉइंट हो गया b यानी कि -5, 7 और हमको बताना है कि उस वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट क्या होगा। तो चलिए हम लोग बना लिया जाए पहले वेक्टर a b, इनिशियल पॉइंट 2, 1 और टर्मिनल पॉइंट -5, 7। डायरेक्शन हमेशा इनिशियल से टर्मिनल की तरफ होता है, यानी ये डायरेक्शन हमारा। अब अगर हम लोग यहां पे वेक्टर ए बी लिखना चाहें तो हियर वेक्टर ए बी इज इक्वल टू, आपको मैंने सिखाया है वेक्टर पता चलेगा तभी ना, कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर हमको मिल जाएगा तब ना हम उसका स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट बता पाएंगे। तो ए बी वेक्टर क्या होगा बताओ, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल यानी कि बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल यानी कि ए।
पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -5 और 7, तो उसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा -5i कैप प्लस 7j कैप माइनस ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। ये सब आपको मैंने सिखाया है। 2i कैप प्लस 1 है तो 1j कैप, या सिर्फ j कैप भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए ये -2i हो जाएगा, तो -5 और -2 तो हो जाएगा -7i कैप, और ये 7j कैप, और ये हो जाएगा -j कैप, तो प्लस का 6j कैप। ये क्या आया आपको? तो ये आपको मिल गया वेक्टर ए बी। अब हमको यही बताना है कि इस वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट कितना है और वेक्टर कंपोनेंट कितना है। तो देखिए, पहला स्केलर कंपोनेंट ऑफ, शॉर्ट में मैंने ऐसे लिखा है, वेक्टर ए बी आर। तो ए बी वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट क्या है? तो स्केलर कंपोनेंट वेक्टर में आपको पता है कि आई कैप, जे कैप, और अगर के कैप रहता तो के कैप का भी कोफिशिएंट्स होता है। तो क्या है? -7, 6। दूसरा वेक्टर कंपोनेंट, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए बी आर। तो वेक्टर कंपोनेंट में आई कैप और जे कैप को भी बताते हैं, तो क्या लिखेंगे? -7i कैप, 6j कैप। देखिए आपको बहुत आसान लग रहा होगा मैक्सिमम लोगों को, लेकिन हम लोग कुछ अच्छे लेवल के प्रॉब्लम्स भी करेंगे, बस आप उस समय का इंतजार कीजिए, है ना। और अच्छे प्रॉब्लम्स आप तभी कर पाएंगे जब आपको इधर के प्रॉब्लम्स में दिक्कत नहीं हो। मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोगों को इसमें दिक्कत नहीं होगा, लेकिन फिर भी मेरा काम है बताना, इसीलिए मैं बता रहा हूं। आप वीडियो को फास्ट करके देख सकते हैं अगर आपको ये सब आता है तो। चलिए आगे हम लोग प्रॉब्लम नंबर 6 को करते हैं। तो 6 नंबर प्रॉब्लम्स में देखिए क्या कहा जा रहा है। फाइंड द सम ऑफ, find the sum of vectors, find the sum of vectors, vector A is equal to I cap minus 2j cap plus k cap, vector B is equal to minus 2i cap plus 4j cap plus 5k cap, and vector C is equal to I cap minus 6j cap minus 7k cap। देखिए ये लेक्चर मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूं इस तरह से, ताकि कोई भी कितना भी वीक बच्चा हो, कितना भी कमजोर बच्चा हो, कॉन्सेप्ट जिनको समझने में दिक्कत में हो, तो उनको भी समझ में आ जाए। इसीलिए मैं एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं, ताकि किसी भी तरह के बच्चे को, चाहे वो बहुत वीक हो या बहुत स्ट्रांग हो, दिक्कत नहीं हो। स्ट्रांग कहने का सेंस पढ़ाई में, मैं फिजिकली वीक या स्ट्रांग की बात नहीं कर रहा हूं। तो इन वेक्टर्स का सम आपको बताना है। तो देखिए बहुत सिंपल है, कंपोनेंट फॉर्म में सारे वेक्टर आपको गिवन है। तो चलिए क्या गिवन है? गिवन वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप, वेक्टर B इज इक्वल टू -2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, एंड वेक्टर C इज इक्वल टू i कैप माइनस 6j कैप माइनस 7k कैप। डाटा आप मिला लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि अगर मान लीजिए कभी डाटा लिखने में मैंने गलत कर दिया तो मेरा गलत आंसर आ जाएगा, तो वो आप एक बार मिला लीजिएगा। इन तीनों को जोड़ना है। मैंने आपको बताया था कि कंपोनेंट्स फॉर्म में अगर वेक्टर गिवन हो तो आप आई कैप वाले को एक साथ ऐड कीजिए, जे कैप वाले को एक साथ और के कैप वाले को एक साथ। तो ये देखिए आई कैप और आई कैप 2i कैप और ये -2i कैप, तो ये हो जाएगा 0i कैप। ये -6 है और ये -2j है, तो -8j कैप हो गया, और ये प्लस का 4j कैप है, तो ये हो जाएगा माइनस का 4j कैप। और यहां पे देखिए
ये के कैप और 5 के कैप 6 के कैप और ये -7 के कैप, तो हो जाएगा माइनस का के कैप। तो यही आपका सम हो गया, यही रिजल्टेंट हो गया। कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, बहुत सिंपल है, आप बिल्कुल देख सकते हैं अच्छे से। आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 7 की तरफ। 7 नंबर प्रॉब्लम में कहा जा रहा है फाइंड ए यूनिट वेक्टर, find a unit vector in direction of, find a unit vector in direction of vector a is equal to I cap plus 2j cap plus, sorry, I cap plus j cap plus 2k cap. Find a unit vector in direction of vector a is equal to I cap plus j cap प्लस 2k कैप। तो आप देखिए किसी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हमको निकालना है। अब मैंने आपको यूनिट वेक्टर का जब कॉन्सेप्ट बताया था तो वहां पे इसके बारे में भी मैं बता चुका हूं कि किसी वेक्टर के डायरेक्शन में अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना है तो आपको क्या करना होगा, ये आपको अच्छे से पता है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं पहले, गिवन वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। तो क्या करना होगा आपको कि किसी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, तो एक बार कॉन्सेप्ट्स को याद कर लिया जाए जरा। आप देखिए यहां पर, तो मैंने आपको बताया था कि वेक्टर ए के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा ए कैप, और किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, तो वही वेक्टर डिवाइडेड बाय उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लोग कर देते हैं, यही काम ना। तो यहां इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है तो पहले हमको इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा। तो दिस इंप्लाइज दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप का कोफिशिएंट्स 1 है, 1 का स्क्वायर 1, जे कैप का भी 1 है, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, यानी मैग्नीट्यूड कितना है तो √6। Therefore, unit vector in direction of vector A is given by, कौन से फार्मूले से मिलता है, तो a कैप इज इक्वल टू वेक्टर A डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A। तो ये हो जाएगा, देखिए वेक्टर A कितना, तो वेक्टर A है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर √6। तो ये हो जाएगा 1/√6 आई कैप, अलग अलग बस कर दे रहे हैं, 1/√6 जे कैप प्लस 2/√6 के कैप। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है, यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। जिस वेक्टर के डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर निकालना हो, आप उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 8 की तरफ। देखिए, तो पहले हम लोग प्रॉब्लम लिख लेते हैं। तो 8 नंबर प्रॉब्लम में कहा जा रहा है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर in direction of vector PQ where P and Q are the points 1, 2, 3 and 4, 5, 6 respectively. चलिए, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है ये भी। पहले प्रॉब्लम्स को आप ध्यान से समझिए, तब हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आपसे कि आपको वेक्टर PQ के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है।
अब वेक्टर पी क्यू क्या है आपका, तो एक पी पॉइंट है जिसका ये कोऑर्डिनेट है और एक क्यू पॉइंट है। तो अगर आपको पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता हो तो आप इनिशियल हो गया पी, टर्मिनल हो गया क्यू, तो वेक्टर तो हम लिख ही सकते हैं पोजीशन वेक्टर वाले कॉन्सेप्ट से। तो हम लोग पहले लिख लेते हैं गिवन पॉइंट्स आर पी। तो पी का कोऑर्डिनेट गिवन है 1, 2, 3 एंड क्यू 4, 5, 6। यानी इस तरह का एक वेक्टर आपको गिवन है। यहां पॉइंट है पी, ये है क्यू, वेक्टर है हमारा पी क्यू। पी का कोऑर्डिनेट 1, 2, 3, क्यू का 4, 5, 6। अब आप जानते हैं कि अगर हम वेक्टर पी क्यू लिख लें तब ना हम पी क्यू के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हम लिखेंगे। तो चलिए लिखा जाए वेक्टर पी क्यू। तो पी क्यू वेक्टर क्या होगा, तो वो होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। तो अब क्यू का पोजीशन वेक्टर आप देखिए, तो क्यू है 4, 5, 6, तो उसका पोजीशन वेक्टर बस आई कैप, जे कैप, के कैप लगा देना है। तो 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 6 के कैप माइनस पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर यानी कि आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। तो ये हो गया 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप। ये क्या निकल गया हमारा, तो वेक्टर पी क्यू। यानी अब क्वेश्चन बदल गया, पी क्यू के डायरेक्शन में हमको यूनिट वेक्टर निकालना था, मतलब कि इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। यही वेक्टर ना हमारा निकला। तो किसी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है तो पहले उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमको निकालना होगा। तो दिस इंप्लाइज दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी क्यू इज इक्वल टू रूट अंडर आई के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर, के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर 27। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3√3। तो मैग्नीट्यूड निकल गया 3√3। देयरफॉर यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो वेक्टर पी क्यू डिवाइडेड बाई वेक्टर पी क्यू का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर पी क्यू हमारा कितना था, तो आप देखिए 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप डिवाइडेड बाई पी क्यू का मैग्नीट्यूड 3√3। अब जब हम लोग सेपरेट कर लेंगे अलग अलग इसको, तो ये क्या हो जाएगा, 3 आई कैप अपॉन 3√3 प्लस 3 जे कैप अपॉन 3√3 प्लस 3 के कैप अपॉन 3√3। 3 हम लोग कैंसिल कर सकते हैं सारे ही जगह से। तो पी क्यू के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हमको क्या मिल गया, तो आई कैप अपॉन √3, या ऐसे भी 1/√3 आई कैप आप लिख सकते हैं, 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। तो ये हमारा यूनिट वेक्टर हो गया वेक्टर पी क्यू के डायरेक्शन में। सिमिलरली अगर आप चाहें तो, सिमिलरली नहीं, अगर आप चाहें तो इसको चेक भी कर सकते हैं कि ये यूनिट वेक्टर है कि नहीं है। बस आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए ना, मैग्नीट्यूड इसका 1 आएगा, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये यूनिट वेक्टर है। तो ये था हमारा प्रॉब्लम नंबर 8। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 9 की तरफ। देखिए प्रॉब्लम नंबर 9। चलिए तो पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लिया जाए। वीडियो को मैं रोक के क्वेश्चन लिख लेता हूं, समय ज्यादा ऐसे लगेगा। देखिए 9 नंबर प्रॉब्लम में कहा जा रहा है कि फॉर गिवन वेक्टर्स, 2 वेक्टर आपको दिया गया है। वेक्टर ए इज इक्वल टू 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। कहा जा रहा है आपसे कि आप यूनिट वेक्टर निकालिए इन दोनों ही वेक्टर के सम के डायरेक्शन में।
इन दोनों वेक्टर को ऐड करेंगे तो एक वेक्टर मिलेगा ना, जो मिलेगा उसी वेक्टर के डायरेक्शन में हमें पता करना है यूनिट वेक्टर। वही मैंने लिखा है, गिवन वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। जरूरी नहीं कि आप हमेशा इसी तरह से जोड़ें, आप ऐसे भी लिख करके हॉरिजॉन्टली लिख करके भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए आई कैप प्लस ये तो 0j कैप हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस के कैप। अब हमसे क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, इन दोनों के सम जो आएगा उसी के डायरेक्शन में हमको यूनिट वेक्टर निकालना है। तो चलिए हम मान लेते हैं कि इन दोनों का सम जो है वो है वेक्टर सी। हम नाम दे दिए ए प्लस वेक्टर बी को सी नाम दे दिए। देयरफॉर वेक्टर सी इज इक्वल टू ये है हमारा आई कैप प्लस 0j कैप प्लस के कैप। ठीक है ना। तो अब हमारा क्वेश्चन बदल गया। क्या हमारा प्रॉब्लम हो गया अब कि इस वेक्टर सी के डायरेक्शन में हमको यूनिट वेक्टर बताना है। वेक्टर सी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हमको बताना है। तो क्या चाहिए, तो सबसे पहले इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए। जिस वेक्टर का आपको जिसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बताना है उसका मैग्नीट्यूड से ना डिवाइड करते हैं। तो पहले सी का मैग्नीट्यूड निकाला जाए। आई कैप के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0 और यहां भी 1 का स्क्वायर 1, यानी √2 आ गया, है ना। देयरफॉर यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी इज गिवन बाय, क्या हो जाएगा, वेक्टर सी डिवाइडेड बाय सी का मैग्नीट्यूड। वेक्टर सी कितना आया था हमारा तो आई कैप प्लस के कैप, जे कैप कोई लिखना जरूरी नहीं है, और डिवाइडेड बाय सी का मैग्नीट्यूड है √2। क्योंकि जे कैप का कोफिशिएंट 0 था ना, तो ये हो गया 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 के कैप। ये हमारा आंसर हो गया प्रॉब्लम नंबर 9 का। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 10 को हम लोग करते हैं। देखिए 10 नंबर प्रॉब्लम, इसमें देखिए आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड ए वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट। प्रॉब्लम को पहले ध्यान से समझिए। इस वेक्टर के डायरेक्शन में आपको वो वेक्टर लिखना है जिसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट हो। हम जानते क्या है, हम ये जानते हैं कि किसी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे लिखा जाता है। यानी हम ये जानते हैं कि किसी वेक्टर के डायरेक्शन में वो वेक्टर हम कैसे लिखेंगे जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होता है, लेकिन हमसे कहा जा रहा है कि इसके डायरेक्शन में वो वेक्टर लिखना है जिसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट हो। तो इसके लिए हम पहले क्या करते हैं, पहले तो पहला काम कि हम इस वेक्टर को कुछ नाम दे देते हैं। लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इस वेक्टर के डायरेक्शन में वो वेक्टर लिख लीजिए आप पहले जो उसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो। यानी हम इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर पहले लिख लेते हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 25 प्लस 1 प्लस 4। 5 का, 1 का, -1 का और 2 का, ये कितना हो गया √30। तो हम लोग लिख सकते हैं कि यूनिट वेक्टर वेक्टर ए के डायरेक्शन में हम लिख सकते हैं। तो वही हम लिख रहे हैं, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, या ऐसे भी यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज गिवन बाय कर देते हैं। कितना हो जाएगा यूनिट वेक्टर, तो वेक्टर ए इज इक्वल टू ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ए था हमारा 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाय √30।
इसका मतलब ये हो गया कि ए कैप इज इक्वल टू 5/√30 आई कैप माइनस 1/√30 जे कैप प्लस 2/√30 के कैप, है ना। देखिए इसका ये मतलब हुआ कि हम वेक्टर ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर तो निकाल लिए, यानी हम वो वेक्टर निकाल लिए वेक्टर ए के डायरेक्शन में जिसका मैग्नीट्यूड है 1 यूनिट, और हमसे कहा जा रहा है कि मैग्नीट्यूड हमको कितना यूनिट वाला वेक्टर चाहिए, 8 यूनिट है। देखिए ना प्रॉब्लम में था ना कि 8 यूनिट वाला वेक्टर चाहिए हमको जिसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट हो। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं रिक्वायर्ड वेक्टर्स, जो हमसे पूछा जा रहा है रिक्वायर्ड वेक्टर इज, ये वो वेक्टर है वेक्टर ए के डायरेक्शन में जिसका मैग्नीट्यूड है 1 यूनिट, और हमको 8 वाला चाहिए, तो हम दोनों तरफ 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी रिक्वायर्ड वेक्टर हमारा ये हो जाएगा, इधर 8 से मल्टीप्लाई कर दिए, इधर भी तो हो जाएगा 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40/√30 आई कैप माइनस 8/√30 जे कैप प्लस 16/√30 की कैप। तो ये हमारा प्रॉब्लम का आंसर हो जाएगा। फिर से आप समझिए क्या करना होता है इस तरह के प्रॉब्लम्स में। और जैसे कहा जाए किसी वेक्टर के डायरेक्शन में वो वेक्टर निकालिए जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट हो, तो आप क्या कीजिए कि उस वेक्टर के डायरेक्शन में पहले यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए और फिर 5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लीजिए, आ जाएगा आंसर। किसी वेक्टर के डायरेक्शन में वो वेक्टर निकालिए जिसका मैग्नीट्यूड 10 यूनिट हो, तो आप क्या करें कि उस वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए और फिर उस यूनिट वेक्टर को ही 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड, तो आपको मिल जाएगा आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा कि शो करना है कि ये वेक्टर और ये वेक्टर कोलिनियर हैं। तो अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं तो मैंने आपको बताया था कि कोलिनियर कैसे शो करना है। मैंने बताया था कि अगर दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और अगर आप किसी भी एक वेक्टर को सम कांस्टेंट इनटू अनदर वेक्टर के फॉर्म में लिख लिए, तो ऐसा अगर लिखने पर वेक्टर बी इज इक्वल टू लेमडा इंटू वेक्टर ए, या आप वेक्टर ए इज इक्वल टू लेमडा इंटू वेक्टर बी, दोनों इंटरचेंज भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब है कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था। तो यहां पर यही हमको शो करना है कि ये दोनों ही वेक्टर कोलिनियर हैं। तो बिल्कुल हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। तो पहले तो हम मान लेते हैं वेक्टर को कुछ नाम दे देते हैं। लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। पहले वेक्टर को ए नाम दे दिए। एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू दूसरा वेक्टर माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप। तो अगर हम वेक्टर बी में से कुछ कॉमन लेकर के दिखा दें कि वो वेक्टर ए के इक्वल है तो कोलिनियर प्रूफ हो जाएगा। तो यही आप देखिए कि अगर वेक्टर बी में से यहां से हम -2 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा। तो देखिए ना, -2 कॉमन लेने पर ये बचेगा 2i कैप, यहां बच जाएगा -3j कैप और यहां बच जाएगा +4k कैप। अब देखिए कुछ कॉमन लेने पर वेक्टर ए के इक्वल बच रहा है 2i कैप -3j कैप +4k कैप। बस कोलिनियरिटी में आपको यही शो करना होता है। यानी हम क्या लिख सकते हैं कि वेक्टर बी इज इक्वल टू -2 इंटू वेक्टर ए फ्रॉम 1 रिजल्ट को यूज करके इसके जगह पे ए लिख दिए। कॉन्सेप्ट तो यही है कि अगर आप वेक्टर बी इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स वेक्टर ए को लिख दिए तो इसका मतलब है कि दोनों ही वेक्टर कोलिनियर हो जाएगा। तो हम लोग यहां से क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर, ऐसा हम लिख दिए, ये स्केलर है, ये वेक्टर हो गया। देयरफॉर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर। तो ये हमारा प्रूफ होगा। ठीक है, इसके आगे के जो प्रॉब्लम्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। वीडियो बहुत बड़ा होगा तो फिर अपलोड होने में दिक्कत होता है। तो इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज में आपको 19 प्रॉब्लम्स हैं, जिनमें से हम लोग 11 कर लिए, बाकी बचे हुए प्रॉब्लम्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। आज इतना ही।